हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। और इसके साथ ही साथ आपका वेलकम है आपके न्यू पेपर सीआरपीसी में। ये काफ़ी डिमांड में था सीआरपीसी की। जब भी मैं कोई वीडियो डालता था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट आते थे वो इसी बात के लिए आते थे कि सर आप जल्दी से सीआरपीसी स्टार्ट कीजिए। तो आज मैंने सीआरपीसी स्टार्ट कर दिया। अब मैं देखता हूं कि अब सीआरपीसी स्टार्ट करने के बाद आप लोग उसको कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, कितना शेयर करते हैं। और नए लोग होंगे तो प्लीज़ उस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। जिस किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी न्यूज़ रहेगी, मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आज काफ़ी डिमांड पे मेरा ये पहला लेक्चर सीआरपीसी पे है। जब मैं ये लेक्चर दे लूँगा तो उसके बाद आप बताइएगा मुझे कि आज की जो लेक्चर था मेरा वो कैसा लगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में देखिए हमें इंट्रो बताना है सीआरपीसी का। सेक्शन से पहले जितनी चीज़ें हैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन 1 तक मैं बता ले जाऊं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी देखिए सेक्शन पे आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है उसको जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके प्री में आए ही आए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप वही पढ़ेंगे जो सिर्फ प्री में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ लीजिए जो आपको भविष्य में काम देगी, ठीक है। ये बेसिक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, बेसिक स्ट्रक्चर उसके बिना काम नहीं चलता। उसी तरह ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है आपकी, ठीक है। तो इस बेसिक चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसको जान लीजिए, हो सकता है कभी आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आप इसके साथ मेंस अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। देखिए लॉ हमें पढ़ना है। लॉ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मैंने ये चीज़ जब आपका पुलिस एक्ट मैंने शुरू किया था उसमें भी मैंने बताया था, एविडेंस शुरू किया था उसमें भी मैंने बताया था। तो आपको एक चीज़ ये मैं बता दूं कि मैंने एविडेंस समाप्त कर दिया है, पुलिस एक्ट समाप्त कर दिया है। ये 2 पेपर आपके समाप्त हो गए हैं। और जीएस की जहाँ तक बात है वहाँ मैंने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। और इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिसको अगर वीडियो नहीं मिल रही हो तो वो मेरे चैनल में जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो वीडियो आपको देखना है उस प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पहले देखिए लॉ है तो लॉ को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरा क्या है? प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में आता क्या है? आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आते हैं किसमें? सब्सटेंटिव लॉ में। जबकि प्रोसीजरल लॉ में क्या आता है? प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एसआरए, लिमिटेशन। एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, निर्दिष्ट संतोष अधिनियम, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोसीजरल लॉ कितने हैं तो 1 2 3 4 5 आपके प्रोसीजरल लॉ हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात ये उठती है कि आखिर सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ कहते किसे हैं? तो सब्सटेंटिव लॉ जो है इसमें अधिकार, दायित्व व दंड का प्रावधान होता है। तो ऐसे लॉ को क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या किसे कहते हैं? इन जो अधिकार, दायित्व या दंड जो है, या सब्सटेंटिव लॉ को कैसे प्रोसीड करना है ये कौन बताता है? प्रोसीजरल लॉ बताता है हमारा, कि कैसे प्रोसीड हम करेंगे इसका वर्णन प्रोसीजरल लॉ बताता है। जैसे किसी को यदि किसी ने किसी की मृत्यु कारित कर दी, ठीक है, मार दिया, गोली, मर गया, ठीक है, मर्डर कर दिया उसने, अब 302 का दोषी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा ये कौन बताएगा? ये प्रोसीजरल लॉ बताएगा आपका।
सीआरपीसी बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपराधिक मुकदमा है, गोली मार देना, तो कहां जाएगा, ये सीआरपीसी में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई आपराधिक मुकदमा होगा, घटित होगा, तो कहां जाएगा, सीआरपीसी के अंतर्गत जाएगा। जब जमीन जायदाद का मामला होगा, अनुतोष की बात होगी, तो कहां जा रहा है, सीपीसी के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, जब जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला होगा तो कहां जाएगा, वो सिविल मैटर जाएगा, सीपीसी के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहां पे। तो यदि किसी ने गोली मार दिया किसी को, तो वो कहां प्रोसेस कहां चलेगा, सीआरपीसी के तहत चलेगा कि भाई आप मुकदमा दर्ज करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ट्रायल चलेगा। तो ये समस्त प्रोसेस जो चलेंगी वो किसके अंतर्गत, प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत चलती हैं। ठीक है, ये चीज जानते रहिए आप, सीआरपीसी के अंतर्गत। देखिए, ये आईपीसी का मैटर, यहां क्या बताया गया, दंड बताया गया है। आईपीसी में क्या है, आपका राइट भी बताया गया है। राइट कहां बताया गया है, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस कहां है, किस जगह है, आईपीसी में। तो आईपीसी में जो प्राइवेट डिफेंस है वो 96 से 106 तक प्रावधान किया गया है। वहां क्या है, वो राइट बताया गया है आपके कि वो राइट है। ठीक है, तो आईपीसी के अंतर्गत कहां जाएंगे आप, सीआरपीसी में जाएंगे। यहां इसका प्रोसीजरल कहां चलेगा, सीआरपीसी के अंतर्गत चलेगा। वहीं टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट का जो चलेगा वो सीपीसी के अंतर्गत चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। रही बात एविडेंस की, तो एविडेंस आप समझ लीजिए एक बोन मैरो है, इसका रोल सीआरपीसी में भी है, सीपीसी में भी है। तो बिना साक्ष्य के कैसे कोई मुकदमा चले, तो इसकी जरूरत यहां भी पड़ती है और सीपीसी में भी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, टाइप्स ऑफ लॉ जब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दो लॉ होते हैं, पहला सब्सटेंटिव लॉ होता है और दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ में पूछा जाए तो आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एसआरए और लिमिटेशन होता है। मैंने इसमें देखिए टाइप्स ऑफ लॉ में आपको दो चीजें तो बताई, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। मान लीजिए कि ये प्रोसीजरल लॉ ही नहीं होता तो क्या इसका महत्व होता सब्सटेंटिव लॉ का? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, जब आपने दंड का प्रावधान तो किया, बट उस दंड को जब आप लागू ही नहीं करवा पाएंगे, किसी को सजा दिलवा ही नहीं पाएंगे, तो उस दंड का क्या महत्व है। जैसे आईपीसी में मान लीजिए चोरी की सजा 3 वर्ष तक बता दी गई, अब उस चोरी की सजा को आप किसी को दिलवा ही नहीं पा रहे हैं, उसको दिलवाया ही नहीं जा सकता है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो बिना प्रोसीजरल लॉ के इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे उसी प्रकार वैल्यू नहीं है जैसे आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना आपके सामने रखा गया है, बट ये कह दिया गया कि आप खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे, खाना नहीं खाएंगे आप। तो बताइए अब उस खाने का कोई महत्व है जो बना दिया गया है? उस खाने का क्या महत्व, जब वो निवाला मेरे मुंह में तक ही ना जाए तो क्या मतलब है। उसी प्रकार आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज पढ़ी होगी कि पेपर छापने का तो अधिकार था, मगर उसे प्रकाशन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। आई थिंक रोमेश थापर का मामला था, इसमें यह बताया गया था कि यदि प्रकाशित नहीं करेंगे तो छापने का मतलब ही क्या है। ठीक है, क्योंकि जब लोगों तक पेपर पहुंचेगा ही नहीं, लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो उस छापने का मतलब क्या है पेपर का। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है कि बिना प्रोसीजरल लॉ के सब्सटेंटिव लॉ का कोई महत्व नहीं है भाई। ठीक है, इतनी बात आप समझे रहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ये क्या था, ये टाइप्स ऑफ लॉ था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 भागों में हमने बांटा है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को। पहला जनरल लॉ होता है, दूसरा स्पेशल लॉ होता है, तीसरा पर्सनल लॉ होता है और चौथा क्या, लोकल लॉ होता है।
ठीक है, 4 प्रकार के लॉ हैं। किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ध्यान रखिएगा। जनरल लॉ में क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 3 या 4 लोग हैं, मान लीजिए राम है, रहीम है और डेविड है, ठीक है, ये तरह तरह लोग हैं। 3 लोग क्या किए, गए कहीं चोरी कर लिए, ठीक है। तब चोरी के लिए क्या इन तीनों का अलग अलग दंड मिलेगा? नहीं, इन तीनों लोगों को एक साथ दंडित किया जाएगा। कहां दंड बताया गया है? आईपीसी में बताया गया है कि आप चोरी करेंगे तो कहां दंडित किए जाएंगे? आईपीसी के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। जबकि देखिए, राम क्या होंगे? हिंदू होंगे, रहीम क्या होंगे? मुस्लिम होंगे, ठीक है, डेविड क्या होंगे? ईसाई या कुछ भी ऐसे समझ लीजिए, अलग अलग कास्ट के। तो यहां क्या है, यहां भले ही आप किसी भी कास्ट के हों, फिर भी यदि आपने कोई अपराध किया है तो आप उस दंड से दंडित किए जाएंगे। यहां यह वैल्यू नहीं रखता कि आप किस कास्ट के हैं, ठीक है। तो वहां क्या होगा? जनरल। इसका मतलब ही है कि सामान्य। सामान्य कब होगा? कि कोई भेदभाव नहीं, आपने अपराध किया, जितना दंड लिखा है वो दंड पाएंगे। आप किसी भी जाति के हैं, वर्ग के हैं, किसी भी जाति, ठीक है, ये मायने नहीं रखता। तो ये आईपीसी के अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे, ठीक है। जैसे जनरल में आ गया आईपीसी, ठीक है, यहां हमने लिखा है एक समान दंड से दंडित, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने समझाया है यहां पर, ठीक है। तो जनरल में क्या है? जनरल लॉ में आईपीसी हो गई, जैसे मैंने बताया, ठीक है। वहीं आपका स्पेशल लॉ आता है। स्पेशल लॉ में क्या होता है कि किसी विशेष लोगों के लिए बनाया गया होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए क्या बनाया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया, ठीक है। बच्चों के लिए क्या बनाया गया है? जुवेनाइल एक्ट बनाया गया है, ठीक है। किशोर न्यायालय बनाया गया है, जुवेनाइल एक्ट। SC ST वालों के लिए क्या बनाया गया है? SC ST एक्ट बनाया गया है, ठीक है। और मादक पदार्थों के लिए क्या बनाया गया है? NDPS एक्ट बनाया गया है। मतलब किसी विशेष लोगों के लिए विशेष एक्ट बनाया गया है जो थोड़ा सा हट के हैं, ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित मामला है तो डोमेस्टिक वायलेंस में जाइए, बच्चों से है तो जुवेनाइल एक्ट, और SC ST क्या है? तो SC ST एक्ट के अंतर्गत, और मादक पदार्थ से संबंधित है कोई मामला तो NDPS एक्ट के अंतर्गत जाएंगे। ये क्या होगा? ये स्पेशल एक्ट के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट में क्या है? हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अगर ईसाई है तो ईसाई लॉ है। तो ये क्या है? अलग अलग जो कास्ट से हैं, मतलब धर्म से है संबंधित है, लॉ जो बनाए गए हैं वो क्या होंगे? पर्सनल लॉ होंगे। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ क्या है? पर्सनल लॉ। वहीं होता है लोकल लॉ। लोकल लॉ में क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है अलग अलग स्टेट का अपना अपना लोकल एक्ट होता है। जैसे हम लोग यूपी में हैं, यूपी जब PCSJ आप देंगे तो वहाँ लोकल एक्ट पूछा जाता है, HJS देंगे तो वहाँ लोकल एक्ट पूछा जाता है। तो लोकल एक्ट के पेपर आते हैं जो सिर्फ यूपी में आपके रहते हैं, कहीं अन्य स्टेट में वो एक्ट नहीं पूछे जाते। वैसे ही अदर स्टेट का अपना अपना लोकल एक्ट होता है। MP में जाएंगे तो MP का अलग लोकल एक्ट है, राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान का अलग लोकल एक्ट है। तो वो क्या है? वो लोकल एक्ट होंगे। जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट यूपी का था, ये है आपका, ठीक है, यूपी में चलता है। तो ऐसे ऐसे आपका लोकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या बताया? जनरल एक्ट होता है, जनरल लॉ होता है, स्पेशल लॉ होता है, पर्सनल और लोकल लॉ। ये 4 चीजें हमने बताया किसके अंतर्गत? क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। जब आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के अंतर्गत कौन कौन से लॉ हैं तो ये इन लोगों का नाम आप बताएंगे, ठीक। तो एक था हमारा टाइप्स ऑफ लॉ और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब कुछ अलग चीजें हम जानते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है। अब CRPC में थोड़ा सा हम एंटर करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज थी जिसको जानना आपको बेहद जरूरी है। अब CRPC में एंटर करते हैं।
जानते हैं विशेषता क्या है सीआरपीसी की? सीआरपीसी की विशेषता यह है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विशेषताओं में से एक है ये। हालांकि विशेषताएं कई हैं, बट उन विशेषताओं में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो यही है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ये कहाँ है? ये सीआरपीसी में बताया गया। और कहाँ बताया गया? संविधान के आर्टिकल 50 में भी बताया गया है, इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सूची के विषय में। सीआरपीसी जो है कैसी सूची का विषय है? संघ, राज्य, समवर्ती, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो ये कैसी सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात इस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची, यदि आपसे पूछा जाए कि जो सीआरपीसी है वो किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहाँ है? तो संविधान में 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ, राज्य, समवर्ती सूची। ठीक है, फिर संशोधन की बात आती है कि सीआरपीसी के अंतर्गत संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन संसद भी कर सकती है और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी सीआरपीसी में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीसी में और क्या पढ़ना है हमें। देखिए, अब सीआरपीसी में ये पढ़ना है आपको कि ये जो सीआरपीसी है कब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। ये वो डेट याद रखिए, डेट पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति की सहमति सीआरपीसी को कब प्राप्त हुई है। ठीक है, तो डेट ये है 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1974 ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट इसमें अधिनियम संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अधिनियम संख्या क्या है? अधिनियम संख्या 2 है। ठीक है, एविडेंस की अधिनियम संख्या क्या है? एविडेंस की अधिनियम संख्या 1 है। ठीक है, आईपीसी की अधिनियम संख्या क्या है? आईपीसी की अधिनियम संख्या 45 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कहा इसकी तो 2 हो गई, एविडेंस की क्या है? 1 है। आईपीसी की क्या है? 45 है। पुलिस एक्ट की क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे अपने यूपी एपीयू के लिए। ठीक है, अधिनियम संख्या को। अब एक चीज हमने ये बताया था कि जो अधिनियम संख्या है वो कैसे नंबर पड़ता है। अगर आपने मेरी वीडियो पुलिस एक्ट की जब मैंने पढ़ाया था, पहला वीडियो मैंने लिया था पुलिस एक्ट का, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे अधिनियम संख्या पड़ती है। ठीक है, यदि जो किसी ने नहीं देखा हो तो वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा पुलिस एक्ट का। वैसे अगर जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, फिर से जल्दी से बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, ये क्या है? लोकसभा, और ये क्या है? राज्यसभा। यहां से कोई बिल पास होता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। यहां कौन है? ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं बैठे हुए। तो कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया। जब दोनों सदन से, ध्यान रखिए मैं बिल बोल रहा हूं, बिल मतलब विधेयक। ठीक है, कोई विधेयक जो है राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, तो दोनों सदन से पास होने के बाद वो बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्या करने के लिए? कि ये क्या करें? ये उस पर हस्ताक्षर करें, उस बिल पर। और जब राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वही बिल क्या होता है? एक्ट का रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक है, और तब हम उसे कहते हैं यह एक अधिनियम है। जब तक साइन नहीं है तब तक वो बिल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि इनके पास, राष्ट्रपति के पास कई बिल रहते हैं, लाइन से लगे रहते हैं बिल। तो राष्ट्रपति यह जरूरी नहीं कि जब बिल आए तो तुरंत ही साइन कर दे, नहीं, वो रोक के रखे भी रहता है। ठीक है, उसको पावर मिली हुई है कि रोक के रखे रहे। तो मान लीजिए कि इनके पास बिल है, कई बिल है, ये हो गया 1 बिल, 2 बिल, 3 बिल, 4 बिल, ऐसे कई बिल राष्ट्रपति के पास हैं जो कि दोनों सदन से पास होके गए हुए हैं।
अब मान लीजिए कि ये पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, ये चौथा, ये क्रम वाइज पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आए हैं। तो राष्ट्रपति ने मान लीजिए इस बिल को पास कर दिया, साइन कर दिया। अब ये क्या होगा? अधिनियम होगा। और अधिनियम संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, अधिनियम संख्या फर्स्ट कहलाएगी। जिस बिल पर पहले वो हस्ताक्षर करेंगे उस अधिनियम संख्या पहले वो अधिनियम संख्या कहलाएगी। यदि मान लीजिए ये पहले आया बट इस पर साइन न करके इन्होंने इस पर साइन किया है, ठीक है, तो ये अधिनियम संख्या पहली कहलाई। अब इसके बाद मान लीजिए इस पर साइन कर दिया तो ये क्या कहलाई? दूसरी। अब मान लीजिए इस पे साइन न करके इस पे कर दिया तब ये क्या कहलाया? तीसरा अधिनियम संख्या। फिर इस पे किया तो ये चौथा। अब तो इसी तरह अधिनियम संख्या क्रमांक जो है इसी तरह ये पड़ता है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर। तो इसी तरह ये अधिनियम संख्या 1, 2, 4, 5 ऐसे पढ़ते रहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें सीआरपीसी में 2 शब्दों का यूज किया गया है। ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि समेकन का यूज किया गया है और संशोधन का। 3 शब्द नहीं यूज किए गए हैं। 3 शब्दों का यूज कहाँ किया गया है? तो ये एविडेंस में किया गया है। समेकन, परिभाषा, संशोधन, 3 शब्दों का यूज किया गया है यहाँ, जबकि सीआरपीसी में क्या है? सीआरपीसी में 2 शब्दों का यूज किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, समेकन और संशोधन का बात की गई है। सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? 484 धाराएं, 484 धाराएं हैं। चैप्टर कितने हैं? 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में। तो ये पूरा आप पढ़े रहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। यहां से 1 या 2 नंबर निश्चित रूप से आते हैं। आप कहीं भी एग्जाम देने जाएं, किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाएं, तो सीआरपीसी से मेन जो बेसिक जो चीजें हैं यहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो सेक्शन से पहले रहते हैं, ठीक। अब देखिए लास्ट हमारा इसमें क्या है? अनुसूचियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन यदि आज नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि कल की डेट में क्वेश्चन पूछ दे, या जो आने वाला यूपी एपीयू है इसमें आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, यहां क्या है? यहां बताया गया है सीआरपीसी में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो बताया गया है 2 अनुसूचियां। कितनी? 2 अनुसूचियां। ध्यान दीजिए, पहली अनुसूची में, ये पहली अनुसूची है, ध्यान दीजिएगा, ये पहली अनुसूची है, ये दूसरी अनुसूची है। पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है, बांटा गया है अपराधों को, ठीक है। दूसरी अनुसूची में प्रारूप बताया गया है। एक एक करके मैं बताता हूं आपको कि कैसे क्या चीज है। अपराधों का वर्गीकरण जो अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है, इसमें भी 2 तरीके से बताया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहले में क्या है? आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध आते हैं, और दूसरे में अन्य विधि के अंतर्गत किए गए अपराध आते हैं। हमने क्या कहा आपसे? अनुसूचियां कितनी हैं सीआरपीसी में? 2 हैं। 2 अनुसूची कौन सी है? पहली अपराधों का वर्गीकरण किया गया, दूसरी प्रारूप के विषय में बात करती है। अभी हम लोग पहला देख रहे हैं, पहली अनुसूची देख रहे हैं। पहली अनुसूची में भी 2 चीजें बताई गई हैं। एक तो आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध, और दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? अन्य विधि के अंतर्गत किए गए अपराध इसमें शामिल है। 2 पार्ट में बटा हुआ है पहली अनुसूची। अब ध्यान दीजिए कि ये प्रारूप है। अनुसूची 2 क्या है? ये प्रारूप के विषय में बताता है। प्रारूप मतलब कि ये वो प्रोफार्मा क्या होगा जो आप लिखते हैं उसमें। जैसे प्रारूप में समन हो सकता है, वारंट हो सकता है, उद्घोषणा हो सकता है, कुर्की हो सकती है, जमानत के संबंध में प्रारूप हो सकता है। मतलब एक प्रोफार्मा, जैसे नहीं आप एंट्रेंस देने जाते हैं कहीं तो फॉर्म फिलअप करते हैं कि वो प्रारूप है आपका, उस तरह ये प्रारूप होता है इसमें का। किसी को समन के द्वारा बुलाना है तो उसका प्रारूप कैसे होगा, वारंट के थ्रू अगर भेजना है किसी को तो उसका प्रारूप क्या होगा, उद्घोषणा करनी है, कुर्की करनी है, जमानत देना है तो उसके संबंध में प्रारूप क्या होगा। तो वो कहाँ बताया गया है? यहाँ बताया गया, अनुसूची 2 में बताया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे, यही सिर्फ यही नहीं है जो मैंने लिखा, मैं ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है मैंने। समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की और भी चीजें हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ये किसी को समन भेजा जाता है, किसी को वारंट भेजा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि इसका प्रारूप
सीआरपीसी में कहां बताया गया है, तो आप बताएंगे कि प्रारूप इसका कहां बताया गया है, अनुसूची 2 में बताया गया है। और किस सेक्शन में इसकी बात की गई है, तो सेक्शन क्या है 476, सेक्शन 476 में प्रारूप के संबंध में बताया गया है। ठीक, इतनी बातें आपको यहां पता होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और है, जब आपसे पूछा जाए अपराधों का वर्गीकरण, तो आप बताएंगे अनुसूची 1 में। ठीक है, जब पूछा जाए अपराधों का मतलब कि वो समझौता शमनीय है कि अशमनीय है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा जाए, शमनीय है या अशमनीय, मतलब जो समझौता योग्य अपराध होते हैं वो कहाँ है, वो अगर पूछा जाए तो वो यहाँ नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, वो सेक्शन 320 में बताया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है कि कौन से अपराध शमनीय हैं और कौन से अपराध अशमनीय हैं, जिसका शमन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो चीजें 320 में बताई गई है, यहां नहीं बताया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फला अपराध शमनीय है, कहां बताया गया है, अपराधों का शमन कहां बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा 320 में बताया गया। ठीक है, अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए अनुसूची 1 में जो अपराधों का वर्गीकरण है, इसके 6 स्तंभ हैं, 6 पिलर हैं इसके, अर्थात 6 पार्ट में बटा हुआ है। यह क्या क्या है ये भी पूछ लिया जाता है, किस पार्ट में क्या है। ठीक है, तो 6 पार्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है और अन्य जगह पूछा भी गया होगा, तो ये पता हो। देखिए हमने लिखा है अपराधों का वर्गीकरण, इसको 6 पार्ट में आपने बांट दिया। 6 पार्ट में अब क्या क्या चीजें हैं उसको देख लेते हैं। पहले में क्या रखा गया, धारा रखी गई कि किस सेक्शन में बताया गया। ठीक है, किस सेक्शन में बताया गया। फिर दूसरे में क्या बताया गया, अपराध बताया गया कि कौन सा अपराध है, अपराध का नाम क्या है, चोरी है, लूट है, डकैती है, हत्या है, क्या है। ठीक है, इसके विषय में धारा में आपको पता होगा, धारा है 4 है, 5 है, 34 है, 35 है, कौन सी धारा है, ऐसे। और अपराध में अपराध का नाम बताया गया है। यहां दंड बताया गया है कि कितना दंड मिलेगा, किसी ने कोई अपराध कारित कर दिया तो कितने दंड का प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ये यहां बताया गया। तीसरे में, चौथे में क्या बताया गया, चौथे में यह बताया गया कि वो जो अपराध है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसके विषय में बताया गया, अर्थात कॉन्जेबल है या नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है। ठीक है, इसके विषय में चौथा पार्ट बताता है, इसका चौथा स्तंभ, चौथा पिलर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, चौथा पिलर इसका बताता है। पांचवें में क्या है, ये पांचवें में बताता है कि वो जो अपराध है वो जमानती है या अजमानती है, बेलेबल ऑफेंस है अर्थात या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके विषय में बताता है। कौन, ये पांचवा इसका पिलर। ठीक है, और लास्ट आपका जो छठवां है पॉइंट आपका, ये छठवां पॉइंट ये बताता है कि जो अपराध है वो किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अर्थात फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, कौन सा न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण करेगा। तो ये आपके 6 आपके पिलर हैं, कहां, अनुसूची 1 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 में ये चीजें बताई गई हैं, 6 पिलर बताए गए हैं, इनको याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध ये किस पिलर में बताया गया, किस स्तंभ में है, अनुसूची के किस स्तंभ में, तो बताएंगे आप ये चौथे स्तंभ में। आगे जब हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इजी इस तरह से है, पहले आप सेक्शन लेते हैं, पहले धारा आती है सबसे पहले। ठीक है, फिर अपराध आता है, कोई अपराध करेगा तभी तो दंड मिलेगा, तो पहले अपराध आएगा दूसरे नंबर पे, फिर दंड की बात होगी। ठीक है, फिर दंड वो देखा जाएगा कि जो आपने किया है वो कैसा है,
संज्ञेय है या असंज्ञेय है चौथे में। फिर जब उसके बाद देखा जाएगा, फिर जमानत की बारी आएगी, फिर देखा जाएगा वो जमानती है या अजमानती अपराध है जो आपने अपराध किया। और लास्ट में ये देखेंगे भाई, लास्ट में तो न्यायालय के पास पहुंचेगा ना, लास्ट में न्यायालय आते हैं तो न्यायालय देखेगा कि भाई कौन सा न्यायालय उसको देखेगा जो आपने अपराध किया, जो आपने कांड कर दिया है, वो कौन सा न्यायालय देखेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेशन, कौन न्यायालय देखेगा, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक, तो ये आपके सीआरपीसी के अंदर इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए क्या पढ़ना है। अब हम लोग सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 1 हम लोग को पढ़ना है। सेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि संक्षिप्त नाम कहा गया कि सीआरपीसी का संक्षिप्त नाम क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें 3 बातें कही गई हैं, एक संक्षिप्त नाम, दूसरा विस्तार और तीसरा लागू होने की डेट, कब से वो लागू है या कब से वो प्रारंभ है। ठीक है, 3 चीजों की बात सेक्शन 1 करता है। संक्षिप्त नाम बताया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। विस्तार के विषय में कहा गया है कि यह कहां है, संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू, ऐसा लिखा गया था। बट अब क्या है कि अब सीआरपीसी पूरे भारत में लागू है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि नागालैंड व जनजाति क्षेत्रों को, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्या कहा गया, नागालैंड इनको व जनजाति क्षेत्रों को कौन से अध्याय लागू हैं, अध्याय 8, 10 एंड 11 ही लागू होंगे। नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को कौन से अध्याय लागू होते हैं, तो अध्याय 8, 10, 11 लागू होते हैं। अन्य अध्याय इन पर लागू नहीं होते हैं। वो तब लागू किए जा सकते हैं जब, ध्यान दीजिए, जब राज्य सरकार क्या करे, अधिसूचना द्वारा उन्हें लागू करे। तो पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है, स्टेट के पास है कि वो लागू कर सकता है इन जगहों पर भी। ठीक है, फिलहाल जो है नागालैंड जनजाति क्षेत्रों पर 3 ही चैप्टर लागू होते हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और चैप्टर 8, 10, 11, ठीक है, 8, 10, 11 लागू होंगे। और जब कभी उचित समझता है राज्य सरकार तो अन्य अध्यायों को भी इन जगहों पर लागू कर सकता है। तो पावर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें हमने विस्तार में पढ़ा। संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया, लास्ट में आता है क्या, प्रारंभ। कब से यह सीआरपीसी प्रारंभ है, तो आप डेट याद रखेंगे, 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन। ठीक है, 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से। एक चीज होता है 1 अप्रैल 1974 से, ऐसा कहते हैं हम लोग, बट आप ऐसे याद करिएगा कि अप्रैल के प्रथम दिन से यह लागू है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देते हैं कि 1 अप्रैल 1974 से या 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से, तो क्या सही होगा, सही ये माना जाएगा। ठीक है, तो जो बेयर एक्ट में लिखा गया है वो ही सही माना जाता है। 1 अप्रैल 1974 सही नहीं माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग बैठा लीजिए, बट आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपको पता हो कि अप्रैल के प्रथम दिन से। हमने ऐसे पढ़ा था, 1974 पहले था, फिर हमने क्या पढ़ा, 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से लागू है। ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आपसे है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसका आंसर खोजिएगा आप लोग। ठीक है, हमें ये बताइए कि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि संक्षिप्त नाम, उसका जो नाम, उसका जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। नाम हमने जैसे पढ़ लिया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये नाम है। एविडेंस में भी पढ़ते हैं, और जो भी हमारे पास एक्ट हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं ये कि फला नाम होगा। कोई ऐसा भी एक्ट है जो कि सेक्शन 1 में नहीं बताया गया है कि उसका नाम, उस विधि का नाम सेक्शन 1 में नहीं बताया गया, बल्कि अन्य जगह बताया गया कि उसका नाम ये होगा। ठीक है,
अर्थ। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 में नहीं बताया गया तो 2 में बता दिया गया, 3 में नहीं, वहां भी नहीं बताया गया, कहीं अन्य बताया गया है उसी विधि में नाम। ठीक है उसी विधि में नाम। अब आप बताएंगे वो कौन सी विधि है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो कौन सी विधि है कि उसका नाम उस सेक्शन में नहीं बताया गया है, कहीं और जगह बताया गया है। सेक्शन है या आर्टिकल है वो आप देखेंगे। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फला जगह उसका जिक्र किया गया है और किस विधि का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा अगर आपको पता होगा। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने सीआरपीसी का पहला लेक्चर हमने कवर किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2 से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी होती है, जगह जगह से जो है मैटर जो इकट्ठा करना होता है उसके बाद आपको देना होता है। पीडीएफ जो आप लोग कहते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ी। अब मैं इतने अच्छे से मेहनत करके आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग क्या पीडीएफ पाके एकदम पंगू टाइप में हो जाएंगे। पाया नहीं कि बस रख लिया, हाँ फोटो स्टेट निकाल लिया, बस शुरू हो गए उतना लिखना नहीं। आप ये समझिए कि जो मैं यहां बताता हूं सिर्फ यही नहीं बताता हूं, इसके अतिरिक्त भी मैं आपको चीजें दे जाता हूं। ठीक है, जो कि पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा आपको, सिर्फ जो लिखा रहा होगा वही ग्राफ मिलेगा। तो आप अगर यहां समझ लेंगे ना तो आप इससे अच्छा, कई गुना अच्छा आप खुद आप लिख पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। बट आप पहले समझ तो लीजिए। ठीक है, तो पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए, कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए, कुछ हाथ पैर आप चला लीजिए, कॉपी निकालिए, थोड़ा सा पेन की स्याही अपनी खर्च कर दीजिए। ठीक है, बैठिए और ये पढ़िए आराम से, जैसे जैसे मेरे वीडियो में मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे पूरा पढ़ते जाइए, आप नोट्स अपना बनाते जाइए। ठीक है, तरीका यही होगा आपका पढ़ने का। तो ये आपका सीआरपीसी का फर्स्ट लेक्चर आपका समाप्त हुआ। सेकंड लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां तक अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा।